Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो जैसे आपने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड भी 2024 में भी जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें भी ये जिक्र है कि हम उसको लागू करेंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मुद्दा प्रधानमंत्री के भाषण में था। लेकिन जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी को 5वीं रो में बैठाना वाली जो बात थी कि 5वीं पंक्ति में उनको बैठा गया, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें भी कोई राजनीतिक संदेश देने की, अपने कैडर को देने की कोशिश की गई, भाई देखो इनकी जगह तो वहीं है, ये अभी भी पीछे ही बैठेंगे, हम सरकार में हैं, हम इनको आगे नहीं आने देंगे। तो क्या इसमें भी पॉलिटिकल मैसेजिंग है या ये एक तरह से इसको कह दिया कि गलती हो गई या ध्यान नहीं रहा, मतलब ये था? मिलिंद जी, ये गलती नहीं है। ये आर्मी दरअसल वहां पे सब चीजें तय करती है, जो लोग करते हैं, और वो न जाने कितने सालों से ये आयोजन कर रहे हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि उनको इस बात का एहसास ना हो कि वो राहुल गांधी को 5वीं लीडर ऑफ अपोजिशन, जहां तक मैंने देखा है, कभी भी वो 5वीं रो में नहीं बैठा है। वो उनको सम्मान के साथ पहली रो में ही बैठते हुए, चाहे सुषमा स्वराज रही हो, चाहे वो अरुण जेटली रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, या जब सोनिया गांधी थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। ये जानबूझकर किया गया है, और इसका अपने पार्टी कैडर को मैसेज देना नहीं है। ये बिल्कुल विशुद्ध तौर पर एक स्वभावगत कमजोरी का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो स्वभावगत कमजोरी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में राहुल गांधी को बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं करते हैं। और ये चीज मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी को दोष नहीं देता हूं, राहुल गांधी के साथ भी, वो भी अपने प्रधानमंत्री के प्रति जो अपने अंदर जो उनकी नापसंदगी है उसको भी बहुत स्पष्ट रखते हैं। ये उसका रिफ्लेक्शन है। इससे ना तो बीजेपी का वोटर बहुत ज्यादा उत्साहित होगा, ना इससे कोई बहुत ज्यादा नाराज होगा, लेकिन इससे एक बदमजगी जरूर फैलती है। और यह दिखाई पड़ता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लीडर विपक्ष के प्रति प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की क्या उनकी किस तरीके से उसको आंकते हैं, इस ओर जरूर रिफ्लेक्ट करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। सबसे आखिर में आशु, एक और मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में था, उसका भी जिक्र हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिल जाता तो शायद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितना रोड मैप पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के जो समिति थी उसने तैयार किया था कि आप अगले 5 सालों में जितने भी चुनाव होंगे उनका टर्म आप ऐसा कोइंसाइड करिए कि 2029 में उनका खत्म हो जाए। मतलब मान लीजिए 2025 में भी जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसकी टर्म आप 4 साल का ही रखिए, या 26 में हो रहा है तो 3 साल का रखिए। तो उसका पूरा खाका तैयार था, लेकिन चूंकि बहुमत नहीं आया तो उसको शायद अभी तक इंप्लीमेंट करने में का साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं जुटा पाई। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे आपने कहा कि यूसीसी भी उनके घोषणा पत्र में था, और ये वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात उन्होंने कह दी है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो कह दी, लेकिन अब जो लगता नहीं है कि ये 2029 के पहले लागू हो सकता है, क्योंकि अगर उसको लागू होना होता तो ये तुरंत से इसको लागू करना पड़ता। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसको लागू करना, अगर आप संसद से पास भी कर लेंगे तो भी लागू करना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें क्योंकि सारे राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक वक्त पे कराए जाए, तो एक वक्त में तो तभी होगा ना जब 5 साल का टर्म को आप, बहुत सारी ऐसी असेंबलीज होंगी जिनके 5 साल के टर्म को आपको कर्टेल करना पड़ेगा, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, या उन असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो संभव नहीं है, संभव दिखाई नहीं पड़ता है। वो अगेन मैसेजिंग का प्रश्न है कि भाई हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही हमारी ताकत कमजोर हो गई हो, लेकिन आज भी मैं उतना ही विजनरी हूं। लोग 2029 के चुनाव के बारे में सोचते हैं, मैं 2047 के बारे में सोचता हूं। मैं देश के बारे में सोच रहा हूं, और देश का विकास देखिए कैसे अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद चुनाव होते हैं। ये वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्वप्नजीवी हूं, मैं ड्रीम मर्चेंट हूं, मैं लगातार देश को एक विश्वगुरु बनाना चाहता हूं। ये वो संदेश इसके माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 3 बड़ी कमजोरियां हैं। पहली बड़ी कमजोरी क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि आप इस देश के अंदर जो तमाम रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी उम्मीदों को आप कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि जब जब देश के अंदर सिर्फ
राष्ट्रीय चुनाव होगा और उसके नीचे भी छोटी छोटी अस्मिताएं होंगी, तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के आगोश में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए, और वैसे में स्वाभाविक फायदा एक राष्ट्रीय पार्टी को होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं होगा। तो जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं उनको नुकसान होगा। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की का राजनीतिक विंग है, और अगर आप गोलवलकर को अगर आप ध्यान से पढ़ें या दीनदयाल उपाध्याय को ध्यान से पढ़ें तो गोलवलकर अपनी किताब में साफ तौर पर लिखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी एक नेता, एक संसद, एक सरकार। ये अब हमारे देश के अंदर तो एक नेता, एक संसद, एक सरकार है, लेकिन राज्यों के अंदर भी तो सरकारें हैं, राज्यों के अंदर भी तो नेता हैं, राज्यों के अंदर भी तो विधानसभाएं हैं। आप उसको कैसे हटा सकते हैं? दीनदयाल उपाध्याय अपनी किताब में जब वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं, एकात्म मानववाद की बात करते हैं, तो उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं ये जो फेडरलिज्म है, ये जो संघवाद है, ये संघवाद भारत की संविधान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये साफ तौर पर अपनी किताब में लिखते हैं, जो उन्होंने 1965 में पुणे व्याख्यान में उन्होंने दिया था, 4 दिन की व्याख्यान हुई थी। तो जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप है या जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको भी कमजोर करता है, और ये बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। और तीसरी बात क्या है कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि जब जब कोई मजबूत नेता होता है तब ये मजबूत नेता जो है ये पूरा चुनाव बाकी मुद्दों से अलग हटके मजबूत नेता के इर्द गिर्द सिमट जाता है। 2 बार उन्होंने सक्सेसफुली किया, 2014 में, 2019 में, 2024 में भी करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनकी सरकार के खिलाफ इतने ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी कि वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो एक तरफ पूरे चुनाव, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लगता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसको तो उन्होंने, आरएसएस ने उस वक्त ही आलोचना की थी जब जब संविधान बना था, कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल है तो विदेशी है, तो भारतीयता है नहीं। तो इसलिए भारत के संविधान को एक तरीके से बदलने की दिशा में उठाया हुआ एक इंटेंट शो करता है ये। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्षेत्रीय अस्मिताओं के खिलाफ है, दूसरा ये आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की बात है, और तीसरा पूरे सिस्टम को बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करने की कोशिश है। इसलिए इसकी आलोचना होनी चाहिए, और ये इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए कि वो इसको फौरन इस पर अमल कर लें। अगर वो संसद के अंदर उनको बहुमत भी हो जाएगा तो भी जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो इसका जम के पुरजोर विरोध करेंगी और एक बड़ा संघर्ष इसमें होगा।